आज के टाइम में वो क्या 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने एक आईवीएफ साइकिल में टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिकी द्विवेदी और मैं हूं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जिसने ट्रेनिंग ली है यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंशिया स्पेन से, और साथ में मैंने मास्टर्स किया है फ्रॉम इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी से। तो जो 3 चीजें मैं अपने पेशेंट्स के साथ करती हूँ, करना चाहती हूँ, अनलेस कि देयर इज अ मॉनेटरी फैक्टर, क्योंकि कई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इन चीज़ों को, लेकिन देन नो वन सेड दैट चीप एंड बेस्ट आर द सेम थिंग। तो कुछ चीज़ों पे अगर आप पैसा खर्चा करते हैं तो वो लॉन्ग रन में आपके लिए सस्ता पड़ता है, रादर देन यू गो चीपर इनिशियली, यू गो फॉर ए 40,000, 50,000, 60,000 पैकेज एंड यू रियलाइज दैट इवेंचुअली यू आर एंडिंग अप पेइंग मच मोर। उससे बेटर है कि थोड़ा सा पैसा खर्चा करके जो बेटर या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ऑफ आईवीएफ है उसको फॉलो किया जाए। मैं वही करती हूँ जो मैंने इन दोनों जगहों पे सीखा है, एंड आई ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल एंड द मोस्ट एडवांस्ड मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी टू माई पेशेंट्स हु कम फॉर आईवीएफ। तो सबसे पहली चीज जो है वो नंबर 1 एडवांसमेंट ये है कि जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर फॉर मैच्योरिंग द एग्स बिफोर द ओवम पिकअप इज डन, आई प्रेफर टू गिव इट एगोनिस्ट। उनको हम GnRH एगोनिस्ट बोलते हैं, उससे ट्रिगर करना पसंद करती हूँ रादर देन विथ HCG। अनलेस HCG वैसे लोगों के लिए ठीक है जिनका कि ओवेरियन रिजर्व बहुत ही कम है, जिसमें कि हमें हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। बट इन रेगुलर IVF patients, I prefer to use GnRH agonist as the trigger instead of HCG because that prevents ovarian hyperstimulation syndrome, which is the most deadly and the dangerous complication of IVF. And because of using GnRH agonist as the trigger, modern day IVF has become so safe, because it is just not important to get baby, it is also important that your life is safe. So that is number 1 thing. Number 2 thing, prefer to freeze all. That means whatever eggs has been retrieved, that is frozen in the lab, and once the body of the lady has come out of the effect of the hormones, क्योंकि जिस साइकिल में उनकी बॉडी से ओवम पिकअप किया जाता है उसमें हार्मोन्स आर पम्प्ड, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू पंप द हार्मोन्स, और उसके कारण से उनकी सारी हार्मोनल सिचुएशन अपसाइड डाउन हुई रहती है। सो दैट इज व्हाई इफ यू डू एम्ब्रियो ट्रांसफर इन द सेम साइकिल एज द पिकअप, तो आपकी सक्सेस रेट थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो नॉर्मल स्टेट में नहीं है। सेकेंडली, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो फिर ऐसा काम क्यों करना जिससे कि जान भी जोखिम में जाए और सक्सेस रेट भी नहीं मिले। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो टू अ पर्टिकुलर IVF lab, ask them whether they have got the facility for freezing or not. And third, last but not the least, I always offer pre-implantation genetic testing to all my patients, whether they are coming to me for the first time, whether they are recurrent IVF failures or whatever. It is their decision whether they would like to go for PGTA or not, but I do prefer if they are able to afford and get the PGTA done, because in long run it is cheaper for them to get it done rather than not get it done. And what is PGTA? PGTA is a procedure in which the embryo once it reaches day 5, तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें से छोटी सी बायोप्सी ले करके उसके DNA की टेस्टिंग करवाते हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि एम्ब्रियो जो है वो क्रोमोसोमली नॉर्मल है कि नहीं है। तो सपोज कीजिए अगर आपके पास 10 एम्ब्रियोज होते जिसमें से सिर्फ 3 ही नॉर्मल निकल करके आ रहे हैं, और आप 2-2 के बैचेस में चलो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, 8 फ्रीज कर दिया, वो फेलियर हुई, फिर आपने नेक्स्ट साइकिल में 2 निकाला, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। सो उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है। राइट, समझ रहे हैं मेरी बात। प्रेगनेंसी तभी होगी जबकि हेल्दी एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर जाएगा, और अगर मान लीजिए कि उसमें से 70% एबनॉर्मली है और 30% ही नॉर्मल है, तो आप तो
उतना साइकिल अपना वेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब आप एक फॉल्स होप में कि हाँ ठीक है हमारे पास 10 है और हम उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, पर वो नहीं होएगी बिकॉज वो एबनॉर्मल है और ये होता है. दिस इज समथिंग विच इज एविडेंस एंड वी कैन नॉट डिनाई इट कि 70% ऑफ द एम्ब्रियोज which are formed are unhealthy, have chromosomal problems, and they're not going to give you the baby. And that is the reason why the success rate, which is the take home baby rate world over, is not more than 35%. Those who say it is 80-90%, that is crap. वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं. They are talking about either the just the pregnancy line positive आ जाना या early miscarriages. No, that is not the success rate. Success rate is take home baby rate, क्योंकि उसी से आपको मतलब है. आपको इससे क्या कि आपकी प्रेगनेंसी हुई थी और मिसकैरेज हो गया था, उससे मतलब नहीं है. आपको मतलब है कि आपको बेबी मिला कि नहीं. सो जस्ट बी वेरी 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 केयरफुल. सी दैट द लैब यू आर चूजिंग दे आर फॉलोइंग द राइट प्रैक्टिसेस एंड जस्ट छोटे से पैसे के बचाने के लिए जो है प्लीज गलत डिसीजंस मत लीजिए. ठीक है. सो ये मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी है. और मैं आपसे मिलती रहूंगी नेक्स्ट टाइम, फिर मिलूंगी. आई विल ट्राई टू शेयर whatever knowledge I have gained as a fertility specialist, what I have learned from the masters in the field of IVF, the pioneers, जो मैंने उनसे सीखा, जो मैंने अपने मास्टर्स के दौरान सीखा, मैं आपसे शेयर करूंगी in layman terms so that लोग समझ सकें कि IVF है क्या और कैसे आप उससे बेस्ट पॉसिबल आउटकम पा सकते हैं. लास्ट में बिफोर आई कंक्लूड आई जस्ट विश टू टेल वन थिंग. इट इज ऑल्सो सेड that those who are rich, not said, it's a scientific study proven that those who are rich, they have got better success rate in IVF for the very simple reason that they can afford to go for recurrent IVF cycles even if there is a failure. तो इसलिए most important चीज़ है, अगर आप अनफॉर्चुनेटली उस 30-35% में है और 70-75% में नहीं है फर्स्ट गो में, तो होप मत हारिए. Eventually it will happen. You might need more than one try, but it will eventually happen. So have hope, have a good week ahead, and I will be back with you. Till then, bye bye. Have a nice day.